आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजब का लेक्चर है। इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। आपको पता ही है, भारत पाकिस्तान, भारत रूस, भारत रूस नहीं, भारत रूस का भी मैं जल्द दूंगा। भारत अमेरिका हो गया, और भारत इजराइल हो गया। और अभी वैसे तो कल भारत अमेरिका पे ही लिया था। तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखिएगा। आज हम बात करेंगे इंडिया और फ्रांस के रिलेशन की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं अंत में आपको यह भी बताऊंगा क्या रशिया की जगह ले रहा है फ्रांस, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो इंडिया फ्रांस रिलेशंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तकरीबन 6000 सब्सक्राइबर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और देखिए, इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, ट्विटर पे भी मैं हूँ, तो दोनों जगह फॉलो करिए, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिए हैं। ये देख लो, फ्रांस यूरोप है ये पूरा का पूरा, और ये रहा फ्रांस। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये है भारत। ये है इंडिया, और ये है फ्रांस। बहुत छोटा है, और जितना बड़ा मेरे ख्याल में एक स्टेट के बराबर है। राजस्थान जितना बड़ा उतना ही बड़ा होगा फ्रांस। तो भारत जो है, भारत से काफी दूर है, फ्रांस यूरोप में है। लेकिन हिस्ट्री दोस्तों बड़ी पुरानी है। आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, वैसे तो यहां से बहुत पहले भी ट्रेड होता था, ठीक है, बहुत पहले से ही ट्रेड हो रहा था भारत और फ्रांस का, आज का नहीं, बहुत पुराना है। लेकिन उसके बाद जब जमीनी रास्ते पे कब्जा हो गया, इस्लाम का उदय हुआ और कैलिफेट्स ऑटोमन एम्पायर का यहाँ पे कब्जा हुआ, तो समुद्री रास्ते की तरफ से पहले कौन आया? वास्को ड गामा, कोचीन में आए, पुर्तगाली आए, ठीक है, ये पुर्तगाली यहाँ पे सबसे पहले आए। उसके बाद आपका ब्रिटेन आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फ्रांस भी आया 1664 में, फ्रांस भी तो आया ना, ठीक है। डेनमार्क तो थे ही, डेनिश, ठीक है, ये तो थे ही। साथ ही साथ देखिए, भारत में कितनी 5 आई थी। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आपका फ्रांस आया था, फिर ब्रिटेन आया था, फिर डेनिश, और फिर डच आए थे। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस जो था, ये 1664 में भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे साउथ में मद्रास में बनाई, और ब्रिटेन ने यहां पे बनाई। अब देखिए, फ्रांस जो था और ब्रिटेन दोनों ही कट्टर दुश्मन, और दोनों ही पावर के लिए लड़ रहे थे। अल्टीमेटली जीत इसमें ब्रिटेन की हुई, क्योंकि इसकी नेवी, ब्रिटेन की नेवी जो थी, वो दुनिया की उस समय की सबसे ताकतवर नेवी थी, ठीक है। तो नेवल बैटल, और फ्रांस में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर नेपोलियन का उदय, और फिर नेपोलियन हार गया, नेपोलियनिक वॉर्स हुए। फिर उसके बाद अल्टीमेटली 1823 आते आते हम ये देखते हैं कि नेपोलियन खत्म, तो फ्रांस में वापस मोनार्की आ गई। तो ये दोस्तों हुआ तब जब फ्रांस और ब्रिटेन जो है भारत में भी आपस में लड़ रहे थे। पूरी दुनिया में तो लड़ ही रहे थे, कितने सारे वो 7 इयर्स वॉर हो गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन भारत में भी भाई 4 एंग्लो कैरनेटिक वॉर्स हुए कि नहीं, 4 कैरनेटिक वॉर्स हुए कि नहीं, ठीक है। और अल्टीमेटली फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा, और इसका क्लाइमेक्स हुआ 1799 में। फ्रांस जो है वो टीपू सुल्तान को, साउथ में फ्रांस का दबदबा था, और ब्रिटेन को पता था कि फ्रांस और टीपू सुल्तान, देखिए, ब्रिटेन ने यहां पे कब्जा कर लिया, बंगाल पे, मुंबई पे कब्जा कर लिया, लेकिन साउथ उनका बचा हुआ था। अब ब्रिटेन के बारे में मैंने कई बार बताया है कि वो एक वॉर नहीं लड़ते थे, वो कई वॉर लड़ते थे। एक बार वॉर लड़ते फिर ट्रीटी कर लेते, फिर वॉर लड़ते फिर ट्रीटी, जब तक इंसान कमजोर नहीं हो जाता। तो सबसे बड़ी ये साउथ में प्रॉब्लम थी मैसूर, ठीक है। अब मैसूर में थे हैदर अली, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, अलग टॉपिक है दोस्तों, इसमें मैं फिलहाल इतना नहीं बताता हूं। फ्रांस ने पूरा सपोर्ट किया। आप समझ लीजिए कि जब भी ब्रिटिशर से प्रॉब्लम होती थी, फ्रांस हमेशा ब्रिटिश के अपोजिट खड़ा हो जाता था, यानी कि फ्रांस टीपू सुल्तान के साथ था। लेकिन 1799 में इसका क्लाइमैक्स होता है, और उसके बाद फ्रांस जो है वो बहुत ही कम एरिया में सिमट के रह गया, ठीक है। ब्रिटेन ने अल्टीमेटली भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, और फ्रांस वो पौंडीचेरी, करायकाल, यनम माहे में ही बस रह गया। यहां पे उसका कंट्रोल था, बाकी फ्रांस से सब कुछ छीन लिया गया। तो फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास, आपको पता है, लास्ट में अल्टीमेटली 1799 में मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब मद्रास पे भी मद्रासी एक बचा हुआ था, और वहां पे फ्रांस का थोड़ा सा दबदबा था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में कैसे बायलेटरल रिलेशन जो है वो डेवलप हुए। तो यहां पे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस और भारत, आपको एक और चीज बता दूं कि बहुत, अगर आप एंशियंट जाएं, ठीक है, तो 17th सेंचुरी में फ्रैंकोइस बर्नियर आए थे 1625 से 1688। ये फ्रेंच फिजिशियन थे, 12 साल तक ये पर्सनल फिजिशियन थे मुगल एम्परर औरंगजेब, पर्सनली डॉक्टर थे ये,
औरंगजेब के और काम किया उनके साथ। अब दोस्तों ब्रिटेन मतलब फ्रांस यहां पे ही काम कर रहा था, लेकिन फिर होता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें और वर्ल्ड वॉर 2 की भी बात करें तो बहुत सारी प्रोमिनेंट बैटल जो है वो लड़ी गई, लेकिन अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब भारत आजाद हुआ तब एक नए एरा की शुरुआत हुई। और आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रेंच ट्रूप्स जो भारत में था और फ्रांस से भी ट्रूप्स को भेजा गया था, ठीक है, उसने भी काफी जबरदस्त काम किया था। अब आजाद हो गया 1947 में, भारत हो जाता है आजाद। बिल्कुल, आजादी के बाद भारत अलग है, ब्रिटेन छोड़ के चला गया, फ्रेंच टेरिटरीज और पुर्तगाली तो गोवा तक आखिरी तक छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो तो 1961 में फिर ऐसी की तैसी कर दी थी, इंडियन आर्मी सुबह गई शाम को गोवा हमारा हो गया। पुर्तगाली मानते थे कि गोवा पुर्तगाल में ही है, भारत में है ही नहीं। तो फ्रांस ने न्यूली डेवलप्ड इंडिया के साथ, मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ रिलेशंस डेवलप किए, और फ्रांस और इंडिया में एग्रीमेंट 1948 में एग्रीमेंट साइन होता है, और जो भी भारत का है वो भारत को दे दिया जाएगा। ट्रीटी ऑफ सेसेशन यहां पे साइन हुई दोनों कंट्रीज में मई 1956 में, और फ्रेंच पार्लियामेंट में 1962 में इसको रेटिफाई किया गया। और 1962 में इंडिया और फ्रांस ने ये रेटिफिकेशन को एक्सचेंज किया, और करायकाल, माहे, पौंडीचेरी जो फ्रांस के पास थी वो इंडिया को दे दिया। 1963 में पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यानी कि फ्रांस अब पूरी तरीके से भारत से चला गया, और अब भारत में कोई भी फॉरेन पावर नहीं थी। फ्रांस सबसे लास्ट में गया था। अब दोस्तों हम देखते हैं, अगर बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो कई बार वहां के हेड ऑफ स्टेट और हमारे यहां के हेड ऑफ स्टेट विजिट कर चुके हैं। बायलैटरल रिलेशनशिप 1998 में जो प्रेसिडेंट थे जैक्स चिराक, वो यहां पे आए। देखिए जब भी बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता की बात करेंगे, द्विपक्षीय संबंधों की बात करेंगे, तो हमेशा यहां पे विजिट होती है। जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं तो वो संबंधों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आप गिनते जाइए बस। 1998 में यहां पे जैक्स चिराक आए। 2008 के बाद से यार इतना ज्यादा भारत और फ्रांस तो मतलब ऐसा लगता है लंगोटिया यार हैं, मतलब इतनी ज्यादा दोस्ती। 2008 में निकोलस सार्कोजी आए, प्रेसिडेंट थे ये, और ये रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। 2008 में मनमोहन सिंह गए फ्रांस। फिर 2009 में मनमोहन सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर थे बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन जो कि फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो ये चीज, और बेस्टाइल डे मिलिट्री परेड जो समय हुई थी, इंडियन ट्रूप्स ने भी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। फिर सार्कोजी आए 2010 में। फिर फ्रैंकोइस हॉलैंड जब प्रेसिडेंट बने, फ्रैंकोइस हॉलैंड, वो 2013 में आए। फिर मोदी जी गए 2015 में पेरिस। फिर मोदी जी गए 2 दिन के विजिट के लिए, उस समय हालांकि 2015 में 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए मोदी जी गए भी, तो वहां पे गए। 2016 में पूरा का पूरा फ्रेंच डेलीगेशन लेके आ गए फ्रैंकोइस हॉलैंड यहां पे। इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, इनके कल्चरल मिनिस्टर भी थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी थे, हर कोई आ गया यहां पे। फिर 2016 में फिर से विजिटिंग इंटेंशन जो है वो, फ्रैंकोइस हॉलैंड को ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, बड़ा, वैसे तो इंडिया हर किसी को पसंद आता है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। 67th जो हमारा रिपब्लिक डे था, फ्रैंकोइस हॉलैंड वाज दी चीफ गेस्ट, 26 जनवरी 2016 में आए थे। आपको बता दूं कि फ्रांस इकलौता ऐसा देश है, रिकॉर्ड 5 बार हमने नेशनल सेरेमोनियल इवेंट में फ्रांस को इनवाइट किया है, क्या आपको पता है? और उस समय 124 फ्रेंच आर्मी सोल्जर्स फ्रॉम दी 35th इन्फेंट्री रेजिमेंट वहां से भी आए थे। बहुत जबरदस्त मीडिया कवरेज हुई। और फिर 2008 में इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो फिर से नरेंद्र मोदी से मिलने आए। तो ये सब कुछ हुआ। अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि जो हमारा फ्रांस है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। हम कल्चरल टाइज जो है वो बहुत काफी डीप रूटेड है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमने मतलब काफी गजब का काम किया। आपको बता दूं कि कंपैरेटिव असेसमेंट हुआ था, उसमें जो इंडिया के टॉप स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स थे, रशिया जो था, मतलब 90 पॉइंट्स की इसमें मार्किंग थी, उसको 62 मिले थे, यानी कि रशिया अभी भी सबसे ऊपर है। अमेरिका जो है वो 90 में 58 मार्क्स, यानी कि अमेरिका सेकंड नंबर पे है। फ्रांस तीसरे नंबर पे है 51, फिर यूके 41, जर्मनी 37, जापान 34। तो ये अमेरिका, ये भारत के सबसे अच्छे दोस्त है। और आपको बता दूं कि फ्रांस हमेशा भारत को सपोर्ट करता रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट में भी
फ्रांस जो है ना वो सपोर्ट करता रहा। यूनाइटेड नेशंस ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया है। फ्रांस वॉज वन ऑफ द फ्यू नेशंस जिन्होंने 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, फ्रांस एक कुछ ऐसे देशों में से एक था जिसने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया था। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, फ्रांस हमेशा एडवोकेट करता रहता है। इनफैक्ट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जब इंडिया को वेवर मिला था, हालांकि एनएसजी का भारत हिस्सा नहीं है, तो यहां पे फ्रांस जो है, क्योंकि एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिल पाई थी, फ्रांस ने बोला बिल्कुल परेशान मत करो, हम तुमको न्यूक्लियर फ्यूल देंगे। ठीक है, फ्रेंच मेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में 30 सितंबर को आए थे, मतलब ये रास्ता साफ हो गया। उसके बाद बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट, डेसॉल्ट हो गया, मिराज हो गया, ये सब मतलब डेसॉल्ट मिराज 2000 फाइटर्स हो गया, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कलवारी क्लास की है, वो भी हम फ्रांस से खरीदते हैं। टेररिज्म पे भी फ्रांस हमारा साथ देता है, समझ गए। तो एक तरीके से फ्रांस जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ठीक, मिलिट्री रिलेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मिलिट्री रिलेशंस की तो हम क्या ही बात करें, ये तो कार्नेटिक वॉर से चला आ रहा है। जब टीपू सुल्तान को यहां पे फ्रांस ने सपोर्ट किया था और टीपू सुल्तान उस समय साउथ को जीतना बड़ा मुश्किल था, तो मिलिट्री रिलेशंस आज से नहीं बहुत टाइम से है। ठीक है, कई बार सबमिट हो चुकी है। इंडो फ्रेंच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हमने साइन किया है, और JWG टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हम कई बार मिल भी चुके हैं। 2012 से शुरू हो रहा है और अभी तक ये जारी है। कई हाई लेवल मीटिंग जो है वो कर चुके हैं हम। गरुण एक्सरसाइज जो है, इंडो फ्रेंच एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुण हम करते हैं 2020 में। इंडिया और फ्रेंच की नेवल एक्सरसाइज भी है जिसको हम वरुण कहते हैं। तो गरुण क्या है? हवाई एक्सरसाइज। वरुण क्या है? समुद्री एक्सरसाइज। समझ गए। फर्स्ट इंडो फ्रांस जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज नेम्ड शक्ति, शक्ति आर्मी की है 2011 में, उसको भी हमने कंडक्ट किया। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फ्रांस जो है वो भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। 9th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है वो भारत का। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसमें बहुत केमिकल्स हो गया, सीमेंट हो गया, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, सब कुछ। भारत भी कम नहीं है। 2011 में भारत जो था वो 13th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर था। हम देखते हैं कि फ्रांस में $1 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा, ये द्विपक्षीय है। और फ्रांस के साथ हमारा बैलेंस्ड अप्रोच है। जैसे हमारा ना ही ट्रेड डेफिसिट है ना ही सरप्लस है, सब कुछ ठीक ठाक, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको बता दूं कि भारत जो है, फ्रांस जो है वो भारत को फाइटर प्लेन्स, भैया रफाल, कितना रफाल आ गया, रफाल आ गया। फ्रांस जो है वो भारत को बहुत पहले से ही फाइटर प्लेन्स बेच रहा है। डेसॉल्ट हो गया, आपका जैगवार हो गया, लेमा हो गया, फिर डेसॉल्ट मिराज हो गया, ध्रुव। आपको बता दूं कि ध्रुव तो हालांकि हमने बनाया है, लेकिन आपको बता दूं कि फ्रांस ने हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनाने में भी भारत की मदद की है। और जो रफाल आया उसने तो सब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो रफाल भी फ्रांस ने, तो कहने का मतलब यह है कि फ्रांस बहुत पहले से ही भारत को प्लेन्स बेच रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो एग्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, ये इंडिया और फ्रांस में 2008 में ही साइन हो गया था। हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन और साइंस सेक्टर में भी दोस्तों आपको बता दूं कि भारत जो है वो 7.5% हाउस होल्ड इनकम एजुकेशन पे स्पेंड करता है। और बहुत भारत से फ्रांस बहुत लोग पढ़ने जाते हैं और फ्रांस से भी भारत बहुत लोग पढ़ने आते हैं। ठीक है, 2014 में फ्रांस ने 3000 इंडियन स्टूडेंट्स को होस्ट किया था, फुल स्कॉलरशिप दी थी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में तो बहुत जबरदस्त है ही। अभी लगभग हर साल भारत से फ्रांस 3 से 4 हजार स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, कुछ परमानेंटली रह जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी, दोनों तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी भी है। ठीक है, EFEO, ये सब फ्रांस ने भारत में खोले हैं। 2014 में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने इनॉग्रल इंडो फ्रेंच सोशल साइंसेज भी यहां पे ओपन कर दिया। ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कमाल का काम कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो और फ्रांस का जो CNES है वो साथ में काम करते रहते हैं। दोनों ही नेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसरो का जो विकास रॉकेट है, इंडो फ्रेंच साइंटिफिक कोलैबोरेशन जो हुआ है वाइकिंग 4A इंजन पे, उससे बड़ा बेनिफिट किया। यानी कि जो भारत और फ्रांस एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, फ्रांस भारत से अपनी नॉलेज शेयर करता है कि इंजन ऐसा होना चाहिए,
ठीक है। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, CEFIPRA, ये नोडल फ्रेमवर्क एजेंसी है जो कि बायलेटरल साइंटिफिक कॉपरेशन को कोऑपरेट करती है। बहुत वक्त से, लगभग 1987 से ये काम कर रही है। ठीक है, 2012 में इसने 25 साल अपने कंप्लीट भी किए। तो फ्रांस एक इंटेलेक्चुअल हब भी है हमारे लिए, और कल्चरल एक्सचेंज तो होते ही हैं, आज से नहीं बहुत ही पहले से। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट फ्रांस जाते हैं, फ्रांस के आर्टिस्ट इंडिया आते हैं। एक 15 दिन लंबा कल्चरल फेस्टिवल चला, नमस्ते फ्रांस, 14 अप्रैल 2010 से लेकर 28 जून 2011 तक। म्यूजिक, डांस, आर्ट, फैशन, टूरिज्म, फिल्म्स, हम सब जगह फ्रांस से मदद लेते हैं, फ्रांस जाते भी हैं। ठीक है, और फ्रेंच एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी भी, दोनों ही समय समय पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो फ्रांस में ही होते हैं। और 4 इंडियन फिल्म जो है, पहली बार जब मिस लवली, कल्पना, पेडलर्स और गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये नॉमिनेट भी हुई थी वहां पे, मतलब इट वाज सिलेक्टेड फॉर दी स्क्रीनिंग इन डिफरेंट कैटेगरीज। फ्रांस जो है वो भारत में रहा है आज से नहीं, पुडुचेरी, करायकाल, यनम, माहे, चंद्र नगर में भी फ्रेंच रहते हैं। 1,06,000 के करीब यहां पे फ्रेंच रहते हैं। ठीक है, लगभग 65,000 भारतीय फ्रांस में रहते हैं, और 3 लाख भारतीय फ्रेंच डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये दो तरफा, ये एक तरफा नहीं है। देखिए, अगर बात करते हैं मोदी एरा की, तो अभी मैंने आपको बताया कि 2015 से लगातार फ्रांस की विजिट जो है, अब हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या वाकई में रशिया को फ्रांस रिप्लेस कर रहा है। पुतिन का या रशिया की हमने इतनी विजिट नहीं की जितनी फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हैं। कई बार आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 बार, जब से वो बने हैं, मतलब 4 बार वो फ्रांस से जा चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन हो गए, फ्रैंकोइस हॉलैंड हो गए, वो भी कई बार भारत आ चुके हैं। ठीक है, रिकॉर्ड टाइम वो गेस्ट रहा है। तो इसीलिए देखिए, रशिया जो है ना, रशिया थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ चला गया है। आपको पता ही कि रशिया का थोड़ा पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि उसको अफगानिस्तान, देखिए जब अफगानिस्तान सोवियत अफगान वॉर हुआ तब भी वो पाकिस्तान के साथ था। वो इसलिए था क्योंकि वहां पे रीजन को स्टेबलाइज करना था। ठीक है, अब यहां पे अभी पाकिस्तान की बात करें तो अभी जो अफगानिस्तान में इशू हो रहा है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। तो एक तरीके से रशिया जो है थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ मुड़ गया है। ठीक है, वो भारत के साथ रिलेशन कभी खराब नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी वो खराब नहीं करने वाला। ठीक है, रिपब्लिक डे में देख लीजिए कि 1976, 1980, 1998, 2008, 2016 में रशिया मतलब फ्रांस से जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट को बुलाया गया। रिकॉर्ड है ये, इतनी बार किसी भी देश के राष्ट्रपति को, हेड ऑफ स्टेट को इतनी बार नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जहां फ्रांस जो है वो इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट में भी वो प्रमोट करता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी आने में प्रमोट करता है कि इसको आना चाहिए, साइंस टेक में भी सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी हमने फ्रांस के साथ मिलकर किया है, पेरिस एग्रीमेंट में दोनों का विजन जो है वो एक है, फ्रांस ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडेम नहीं किया। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर अभी बात करें तो यस, फ्रांस धीमे धीमे हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। हम फ्रांस के साथ लगातार अपने रिश्ते मजबूत करते जा रहे हैं, और मिलिट्री इक्विपमेंट देखिए, रफाल आ गए फ्रांस से। ठीक है, 36 रफाल जेट्स जो है ना, इट्स ऑन द लिस्ट, और 5 रफाल तो आ ही गए, अभी बाकी और आने बाकी हैं। बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो 10.7 बिलियन यूरो बायलेटरल ट्रेड जो है वो इस समय का है। दोनों के बीच में इतना कारोबार होता है जिसमें 1000 फ्रेंच कंपनी भारत में है, और 20 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर है, और 120 इंडियन कंपनीज फ्रांस में है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही ये हो रहा है। साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है, रशिया इतना ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन पे फ्रांस जो है वो ज्यादा भारत के साथ लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि 8,000 फ्रेंच सोल्जर्स इंडो पैसिफिक रीजन पे स्टेशन है। ठीक है, 2018 में इंडिया और फ्रांस ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन किया गया, जिसमें दोनों के लिए ही नेवल बेसेस खोल दिए गए। फ्रैंकोफोन अफ्रीका में यहां पे भी दोनों लोग जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं कि अफ्रीका में डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। फ्रांस और इंडिया जो है वो साथ में चल रहे हैं। तो जापान और फ्रांस, ये दो ऐसे देश बन रहे हैं अभी इस समय कि कमाल का काम कर रहे हैं। रशिया थोड़ा सा इसमें पीछे छूटता जा रहा है। ठीक है, रशिया का इतना बड़ा रोल नहीं है अभी। अगर बात करें, रशिया डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए, भारत ने किसी से रिलेशन बिगाड़े नहीं है, भारत ने सबसे रिलेशन बनाई, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यस, इस समय फ्रांस रशिया को धीमे धीमे रिप्लेस करता जा रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंडो फ्रेंच रिलेशन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।